Hello everyone, myself Gaurav and welcome to our YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन। तो आपको आज मैं एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के अंदर आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो है, उसका नाम है वेक्टर। देखिए वेक्टर है ना, वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पहले जो एक के हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर जो एयरफोर्स वगैरह के लिए भी वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेवी जेई वगैरह के लिए वेक्टर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि मोशन के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तब कुछ क्वांटिटीज स्केलर्स आ रही थी आपकी, कुछ क्वांटिटीज वेक्टर्स आ रही थी। आज हम वेक्टर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर। वेक्टर्स कराने से पहले मैं आपको एक पार्ट फिर रिपीट कर देता हूं कि हम किसी भी क्वांटिटी को दो टाइप से मेजर कर सकते हैं। यानी कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर हमारे पास अगर है तो हम उसको दो पार्ट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वन इज अवर स्केलर्स एंड अदर इज वेक्टर्स, ठीक है। कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी को हम इन दो से मेजर कर सकते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी थी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक मैं आपको बोल रहा हूं द मास इज 5 kg। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है तो हम यहां पे किस चीज की बात नहीं कर रहे, जिसकी हम स्पेसिफिकली वेक्टर्स में बात करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन। यहां पे मैंने आपको बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 5 kg है, तो हम यहां पे क्या नहीं बता रहे, उसकी कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहे। तो जिन क्वांटिटीज का सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स। लेकिन वेक्टर्स हमारी वो क्वांटिटीज थी जिनका मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगा और उनकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे उनको हम वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। और ये मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। और वेक्टर के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आवर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है ईस्ट डायरेक्शन के लिए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो वो क्वांटिटीज क्या आ रही है, वेक्टर्स। जो जिसके अंदर डायरेक्शन की भी बात आएगी उनको हम वेक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। देखिए स्केलर्स के मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूं एग्जांपल्स की कहां कहां स्केलर्स, कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स है हमारे पास, लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क डन, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है। इसके अलावा भी काफी सारी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में भी बताया था, वहीं से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसके लिए एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। इस टाइप से जो क्वांटिटीज होंगी वो आपकी क्या होंगी, वेक्टर्स क्वांटिटीज के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर इस वेक्टर को स्पेशली डिस्क्राइब करने वाले हैं। कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे हम वेक्टर को कि वेक्टर का किस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप से हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑलरेडी कि वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी हैं, वो क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगा और उन क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटीज के लिए हम दोनों के दोनों डिस्क्राइब करेंगे उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि किस किस टाइप के वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके। तो जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स के लिए, तो दो टाइप के वेक्टर्स आपके होते हैं। फर्स्ट इज, वन इज योर पोलर वेक्टर्स एंड अनदर इज योर एक्सियल वेक्टर्स। अब देखिए पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी भी एक पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करे जाते हैं। जैसे जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेके बी तक मूव कर रहा है,
यानी किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है इन ट्रांसलेटरी मोशन। जब हम स्ट्रेट लाइन की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे हम किसी भी वेक्टर को, जहां जिस भी वेक्टर के अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, वहां हम पोलर वेक्टर्स का यूज करते हैं, जहां पे उनके लिए आपको क्या मिलेंगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिलेगी कि वो किस पॉइंट से लेके कहां पॉइंट तक अप्लाई कर रहा है। उन वेक्टर्स के लिए आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता होगा, उन्हें हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। देखिए मैंने आपको बताया था कि मोशन जो है वो 3 टाइप का होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डायरेक्टली जनरली हम पोलर वेक्टर का यूज करते हैं, और एक्सियल वेक्टर हम यूज करते हैं हमारे कौन से मोशन के लिए, रोटेटरी मोशन के लिए यानी सर्कुलेटरी मोशन के लिए, जहां पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ के लिए मूव कर रहा है, वहां पे हम एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं। मतलब एक्सियल वेक्टर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रोटेशनल इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है और इस एक्सिस पे आपका वर्टिकल रोटेट कर रहा है। तो देखिए पोलर वेक्टर के लिए और एक्सियल वेक्टर के लिए मैंने आपको 2 वेक्टर बताए, जिसमें इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन मोशन यानी ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्सियल वेक्टर के लिए हम रोटेशनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के लिए मैग्नीट्यूड तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हम स्केलर में भी कर रहे थे। मेन बात आती है आपकी यहाँ पे डायरेक्शन के लिए। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम बात कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, देखिए जब हम किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एक ऐसे सिंबल लगाएंगे एरोहेड। तो ये एरोहेड आपको क्या बता रहा है कि आपका पोलर वेक्टर कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी। अगर एरो ए से बी की तरफ लगी हुई है तो ये आपको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमेशा आप एरो ऐसे ही लगाओगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेक्टर की, और ये पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर आपका ए से बी तक जा रहा है। लेकिन एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। अब आप इसमें देखिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, आपको ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज है तो देखिए इसके लिए हम एक पर्टिकुलर रूल का यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, और उस रूल को बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको इसके बारे में पहले पता भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर आपने इसके बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत। बाकी मैं बताता हूं आपको एक्सियल वेक्टर क्या होता है। देखिए आप क्या करिए, आप राइट हैंड लीजिए और अपने थंब को बिल्कुल सीधा रखिए, ठीक है, और अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, वेक्टर यानी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट की रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो देखिए ऑब्जेक्ट की रोटेशन अगर इस डायरेक्शन में है, आपका ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो थंब की डायरेक्शन देखिए, जिस डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपकी क्या होगी, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर देखिए अब आप समझ पा रहे हो इस बात को, अगर ये क्लॉकवाइज है आपकी डायरेक्शन में, अगर मैं इसको इसी अकॉर्डिंग लूं, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन कहां आ रही है, आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन के आउटवर्ड आ रही है। और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा था, तो देखिए थंब की डायरेक्शन कहां आ रही है, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो यहां पे क्या हो रहा है, या तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जिस प्लेन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसके इनवर्ड आएगी, या फिर उसकी साइड उसकी आउटवर्ड आएगी। तो एक्सियल वेक्टर की 2 डायरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे, और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, जिसमें हमें थंब रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को, ठीक है। और हमें क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल मतलब इस तरीके से मोड़ना है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, तो हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, वो अंदर की तरफ होगी इस प्लेन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। एक्सियल वेक्टर के लिए आप, पोलर वेक्टर के लिए आप ये बात ध्यान रखेंगे कि पोलर वेक्टर के लिए हम इस टाइप का सिंबल लगा रहे हैं, दैट इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है द वेक्टर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी डायरेक्शन क्या है ऑब्जेक्ट की, ए से लेके बी तक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। तो आइए अब हम मेनली हम मोशन वाले चैप्टर के अंदर, अभी तक मैंने आपको पूरा कंप्लीटली ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली सी बात है हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम अभी इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली जब हम वेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ पोलर वेक्टर के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि पोलर वेक्टर्स किस किस टाइप से यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको कुछ टर्म्स बताएंगे रिलेटेड टू द वेक्टर्स की, वेक्टर्स में कुछ जनरल वेक्टर, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स यूज होते हैं पोलर वेक्टर्स के इंक्लूडिंग में, और उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ टर्म्स इन द वेक्टर्स। सम टर्म्स आएंगे इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर, ठीक
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वेक्टर्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी वेक्टर को आपको कार्टेशियन सिस्टम में एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब मेरा यहां पे 3 डायमेंशनल से है, और 3 डायमेंशनल का मतलब आप सभी समझते हो कि जिसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को हमारा इस एक्सिस को x मानता हूं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये y है और ये z है। हमने यहां पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेट का मतलब ये 3D 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब 3 डायमेंशनल सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप पॉइंट डालते हो 1 2 3 4 5, इस तरीके से इक्वली डिस्टेंस्ड पॉइंट होते हैं, और जिनसे ऐसे ही y की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होते हैं, इसी तरीके से z की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होंगे। तो यहां पे आपको एक पर्टिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करना होगा इसकी एक यूनिक डिस्टेंस के लिए, जिसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि x की डायरेक्शन में हम हर एक वेक्टर के साथ एक सिंबल लगाएंगे, दैट इज i कैप। जैसे फॉर एग्जांपल x की डायरेक्शन में 1 जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 1i के बराबर होगी, सेकंड जो डिस्टेंस होगी वो 2i, दैट इज 3i 4i। ये i क्या है, यहां पे ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 is your magnitude and I is your direction. 2 is your magnitude, I will be your direction in the x axis. तो x axis की किसी भी पॉइंट्स की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ i कैप लगानी जरूरी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको वेक्टर के लिए एक सिंबल बताया था, वेक्टर के लिए हम एरो हेड लगाते हैं ऐसे, वैसे ही यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं, इस टाइप से ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर टाइप कैप लगाते हैं हम। ठीक है, ये x डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो वो इस फॉर्म में करा जाएगा। जब हम बात करते हैं y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन में आपको किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको j कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका j, सेकंड इज योर 2j, थर्ड इज योर 3j, फोर्थ इज योर 4j एंड फिफ्थ इज योर 5j। इस तरीके से आपका आगे चलता जाएगा। तो यानी अगर y डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, अगर वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अब हम मोशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, j आपको एक यूनिट वेक्टर देगा और उसकी डायरेक्शन बताएगा। j आपको ये सिंबलाइज कर रहा है कि आप y डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि i आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आप x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वैसे ही j रिप्रेजेंट कर रहा है y की डायरेक्शन में। सिमिलरली जब हम z की बात करेंगे तो z हमारा जो है, z के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे k से। तो यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा k, 2k, 3k, 4k, 5k। यानी ये यूनिट वेक्टर बता रहा है आपको किस डायरेक्शन में, z एक्सिस की डायरेक्शन में। z एक्सिस की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है कि अब अगर आपको कोई भी मोशन, किसी भी टाइप का मोशन अगर आपको z एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको k की फॉर्म में लिखोगे। k उसकी डायरेक्शन बताएगा कि वो z एक्सिस में मूव कर रहा है, और 1 2 3 4 5 ये सारे उसके मैग्नीट्यूड हैं। यानी हम अगर मैं मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस 5k। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो अब क्या है, मैंने एक वेक्टर लिखा 2i प्लस 3j प्लस 5k। 2i मींस वी हैव द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम कौन से मैग्नीट्यूड पे हैं, सेकंड मैग्नीट्यूड पे हैं, यानी सेकंड पॉइंट पे, यानी एक्स की डायरेक्शन में हम 2 पॉइंट पे हैं। वाई की डायरेक्शन में हम किस पॉइंट पे हैं, 3 पॉइंट पे हैं। यानी y की डायरेक्शन में हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो यहां चला जाएगा, यानी 2 और 3 हमारा यहां आ जाएगा। और जब हम z एक्सिस की बात करेंगे तो z एक्सिस इस प्लेन के आउटवर्ड आएगा अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए 5 पॉइंट जो आएगा, यानी z एक्सिस की डायरेक्शन में हम 5 मैग्नीट्यूड के ऊपर हैं। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रही है। i j k यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है। i j k आपको मैग्नीट्यूड नहीं दे रहे, सिर्फ i j k आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि x की डायरेक्शन में हमेशा i की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, y की डायरेक्शन में j के लिए, और z की डायरेक्शन में k वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। और ये i j k यूनिट वेक्टर हैं, इसके बारे में मैं आपको जस्ट अभी 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम वेक्टर को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे वेक्टर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने सिर्फ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी चीज का, और मैग्नीट्यूड हमें क्या बता रहा है। मैग्नीट्यूड एक्चुअली जैसे मान लो आपका कोई वेक्टर है a, मैग्नीट्यूड आपको उसके मॉडुलस के बारे में बताएगा,
उसके मॉडुलस के बारे में, दैट द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है यहाँ पे आप समझते हो, मैंने आपको पहले बताया था, देखिए मैग्नीट्यूड मैंने पहले वर्ड यूज करा है, यानी आपको क्या करना है उस वेक्टर के लिए स्केलर वाली बात को बताना है, यानी स्केलर प्लस डायरेक्शन हमें वेक्टर बना रही थी। तो अगर आपको सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड बताना हो किसी वेक्टर के लिए, डायरेक्शन को छोड़ देना हो यानी स्किप करना हो, तब आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी वेक्टर के मॉडुलस को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में, यानी विदाउट वेक्टर, आपने वेक्टर का सिंबल हटा दिया, अब वो आपको उसका मैग्नीट्यूड देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेके चलते हैं, आपको मैं बताता हूं कि कोई वेक्टर है ए है, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ये कोई वेक्टर है जिसमें एक्स की डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड AX है, Y की डायरेक्शन में AY है और Z की डायरेक्शन में AJ है। तो आपको उसका टोटल मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अंडर द रूट एक्स की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, एक्स की डायरेक्शन में यानी आई के साथ जो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है उसका स्क्वायर करना है, प्लस वाई की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, यानी वाई की डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नीट्यूड है वाई स्क्वायर, प्लस जेड की डायरेक्शन में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है AZ स्क्वायर। आपको क्या करना है उसका स्क्वायर करके सबको सम करना है, फिर उसका रूट करना है, तो आप उसका क्या फाइंड कर पाओगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाओगे। मैग्नीट्यूड मतलब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, कोई भी वेक्टर, देखिए ध्यान से, कोई भी वेक्टर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया सिंपल, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको अभी बताऊंगा, यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो देखिए किसी भी वेक्टर को हम उसकी क्या स्केलर फॉर्म इनटू डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप ध्यान से देखिए, ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये आपकी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सिर्फ आप ये देखिए, अब जैसे मैं आपको एक वेक्टर के लिए फाइंड करके दिखाता हूं मैग्नीट्यूड। जैसे ए वेक्टर है आपका यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5k, आपको इस वेक्टर के लिए क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेक्टर का सिंबल हटा दोगे आप, या फिर आप ये वाला सिंबल डायरेक्शन लगाओगे, ये सिंबल यूज करोगे, या फिर वेक्टर वाला सिंबल हटा दोगे। 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको आई के साथ जो कंपोनेंट था यानी एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर, प्लस वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आ रहा था हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा अपने पास वैल्यूज को सॉल्व करके, 4 प्लस 9 प्लस 25, दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास, 29 और 9 38, ठीक है। कुछ टाइप से आपको कुछ इस टाइप से जो है इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसमें ये जो चीज मैंने लिखी है इसके अंदर मैंने कहीं डायरेक्शन की बात नहीं करी, इसका मतलब क्या है आपके पास, ये सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात। अब हम अभी मैं आपको कई देर से बार बार बता रहा हूं कि यूनिट वेक्टर के जिक्र कर रहे हैं हम, तो मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए नेक्स्ट इज योर यूनिट वेक्टर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब होता है 1, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, यूनिटी। और डायरेक्शन मैंने आपको बोला था, बार बार हम यूनिट वेक्टर का यूज किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। किसकी रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा, यूनिट का मतलब 1 होगा, यूनिटी होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेन बात थी डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन वही होगी जो आपकी वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वेक्टर लिखा ए वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, स्केलर प्लस इट्स मैग्नीट्यूड, स्केलर के साथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड का बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल ए से, और उसको उसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लगाएंगे, एक सिंबल लगाएंगे। तो देखिए किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि आपको ये जो ए कैप है ना, जो ए कैप की डायरेक्शन होगी वो ही आपकी क्या डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर की। यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेक्टर लगाया ए कैप, जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जैसे ये आईजे के जो थे वेक्टर आपके, ये यूनिट वेक्टर थे, ये एक्स डायरेक्शन में आपको यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जे वेक्टर जो था वो यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था वाई डायरेक्शन में, और के वेक्टर जो था आपका के कैप जिसको हम बात कर रहे थे वो क्या था, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
हैविंग डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो आपकी मेन वेक्टर की डायरेक्शन है। यानी यूनिट वेक्टर को बेसिकली हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो आपको, तो आप उसकी सिर्फ ओनली डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे कर सकते हैं हम आपको। देखिए यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखते हैं हमेशा, मतलब सिंबल ऊपर कैप का लगेगा, वेक्टर चाहे कोई भी हो। अब देखिए इसको यहां से देखिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर के डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड ले आऊं, यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कि यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जिसकी जो आपकी मेन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं एक वेक्टर ए वेक्टर हमने लिखा i माइनस जे प्लस 2k। मैंने आपको एक वेक्टर जनरली एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कि मैंने ए वेक्टर लिख दिया। अब मुझे आपको पता है उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड की नीड होगी, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे अभी मैंने आपको बताया था, अंडर द रूट i के साथ जो मैग्नीट्यूड है, i के साथ क्या है 1 स्क्वायर, प्लस j के साथ मैग्नीट्यूड क्या है -1 का स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम इसको, कितना आएगा हमारे पास 4 + 1 + 5 1 दैट इज 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपको क्या आ गया, √6 आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम, ए वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे आएगा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपका लिखेंगे हम i माइनस जे प्लस 2k और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर किसी भी पर्सन को मैंने बोला क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अगर आपको चेक करना है कि क्या आपका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया, तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड को आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√6i माइनस ऑफ 1/√6 ऑफ j प्लस 2/√6 ऑफ k। अब आप इस a कैप जो वेक्टर है ना आपका, इसको आप चेक कर लीजिए इसका यूनिट वेक्टर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देख सकते हैं आप इस फाइंड को, इसको फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया हमने कि हमारा यूनिट वेक्टर आया -1/√6i सॉरी प्लस 1/√6i माइनस 1/√6j प्लस 2/√6k। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आप फाइंड करके देख सकते हैं बिल्कुल कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका। मैंने आपको बोला यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है जो गिवन वेक्टर की है। तो यानी कि आपका हमेशा यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंबल कैसे लगाते थे, ऐसे मॉडुलस का सिंबल लगाते थे, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा 1 आएगा आपका। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंटली यूज हो रहा है ये आपका, आगे भी कई वेक्टर्स में यूज होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड टर्म पढ़ते हैं हमारी। पहले हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, थर्ड हम पढ़ते हैं आपका, देखिए थर्ड एक पार्ट और पढ़ते हैं हम इसमें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। थर्ड वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, सिंपल सा है ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर ए है, मुझे इसका नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव यहां पे वर्ड यूज हो रहा है डायरेक्शन के लिए। जैसे अगर मान लो ए वेक्टर की डायरेक्शन मेरे पास ये है, तो अगर मुझे इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर निकालना है तो ये वो इस डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा कि गिवन वेक्टर के, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी अपोजिट। यानी यहां पे अगर आपने किसी भी वेक्टर के साथ नेगेटिव का सिंबल लगा रहे हो तो वहां उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सिमिलर है जैसे मैंने आपको बोला ए वेक्टर और माइनस ऑफ ए, क्या हो गया ए वेक्टर और माइनस ऑफ ए। देखिए दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सिर्फ क्या डिफरेंस है, देखिए इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है इस डायरेक्शन में, और इस वाले वेक्टर की माइनस ऑफ ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो यानी क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आपकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ये आपका आ गया थर्ड वेक्टर। फोर्थ अगर हम बात करते हैं आपकी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बाद, फोर्थ वेक्टर आता है आपका नल वेक्टर। देखिए नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको हम नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में एक बात बताई कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या था, अगर ए वेक्टर ये है तो माइनस ऑफ ए ये होगा। अगर मैं ए वेक्टर के अंदर क्या ऐड कर दूं, माइनस ऑफ ए को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो के ऊपर हमने एक वेक्टर लगाया, यहां पे जीरो और ऊपर वेक्टर लगाने का मतलब क्या है, यहां पे जैसे कुछ क्वांटिटी ऐसे होती हैं जहां पे हम वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है।
डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते आपको इस वेक्टर के लिए, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन है वही आपकी क्या हो सकती है, डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने स्टेशनरी पॉइंट पे खड़ा हूं, जैसे मैं आपके सामने स्टेशनरी हूं, यानी मेरी वेलोसिटी क्या है, 0, तो मैं मेरी वेलोसिटी को 0 ना बोलते हुए क्या बोलूंगा, 0 वेक्टर, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी वेलोसिटी 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी क्योंकि मैं स्टेशनरी हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, तो वेलोसिटी नहीं होगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो यहां पे क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 वेक्टर का यूज हम कुछ इस टाइप से करते हैं, ठीक है। और 0 वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप किसी भी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर को ऐड कर रहे हो, किसी भी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आपको, ठीक है। और अगर हम किसी भी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन को तो मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 0 था, और हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी के साथ भी करते हैं तो वो आपको क्या देगी, यहां पे 0 वेक्टर देगी। मैंने पर्टिकुलरली इसको 0 बोला, मैग्नीट्यूड इसका 0 होगा, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है डायरेक्शन, देखिए अब ए वेक्टर और ए माइनस ए वेक्टर, इनकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए यहां पे 0 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आर्बिट्रेरी होगी, और नल वेक्टर कुछ आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये नल वेक्टर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि नल वेक्टर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ की हम बात करते हैं आपकी इसमें, फोर्थ वेक्टर की हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, सॉरी फिफ्थ पे आ गए हम, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं आपके पास, कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं ए वेक्टर, और ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने बी वेक्टर, कहीं भी हो सकता है, इनको हम इक्वल कब बोलेंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स में काउंट करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक वेक्टर आता है, दैट इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। देखिए आपने मैथमेटिक्स में कोलिनियर लाइंस के बारे में सुना होगा, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स में क्या होता है कोलिनियर के लिए, देखिए जैसे कोई भी दो वेक्टर, मैंने आपको कुछ इस टाइप से बनाया कि अगर कोई दो वेक्टर क्या हो, या तो सेम स्ट्रेट लाइन में हो, या फिर क्या हो, पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हो, या तो कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हो जैसे ये सी और डी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर क्या हो, सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, सेम और कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और क्या हो, उनकी मैग्नीट्यूड उनका कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें। को वर्ड का मतलब होता है कॉमन, लीनियर वर्ड मैथमेटिक्स में लाइन के लिए यूज करते हैं, बट यहां पे लाइन की बजाय हम यहां पे डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो इसका मतलब मैंने आपको बोला, या तो वो दो वेक्टर दोनों सेम लाइन के अंदर हो तो बोल सकते हैं कोलिनियर, या फिर वो पैरेलल डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल होंगे तो भी बोल सकते हो आप इनको कोलिनियर। जैसे ये एक सी वेक्टर है और एक माइनस डी वेक्टर, सपोज ये डी वेक्टर है, इसमें इस केस के लिए इन वेक्टर्स को भी आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सेम और पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कोलिनियर वेक्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं हमारा एक अनदर वेक्टर, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। मैंने आपको अभी बताया था कि को वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यहां पे को वर्ड का मीनिंग होता है कॉमन, कॉमन। इनिशियल वर्ड का मीनिंग यहां पे हम निकाल लेंगे कि अगर किन्हीं दो वेक्टर के लिए उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, देखिए जैसे ये वेक्टर है, यहां पे मैं पॉइंट डाल रहा हूं ओ, ये ए वेक्टर है मेरे पास और ये बी वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट देखिए ओ से लेके मान लो सपोज ये सी तक जा रहा है, ये डी तक जा रहा है, तो ओ टू सी और ओ टू डी दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन क्या है, ओ है। तो वो दो वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, दैट इज द को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर देखिए सिमिलर है, वर्ड नेम तीनों वर्ड सिमिलर है, को लीनियर, को इनिशियल। को वर्ड का मतलब कॉमन, प्लेनर वर्ड का मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं, किसी एक प्लेन के अंदर कोई भी दो या तीन वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो हम उनको सभी वेक्टर्स को आपस में क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर्स क्या हैं, को प्लेनर वेक्टर्स हैं, कि वो सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ जनरल अनदर वेक्टर्स की। फिर आता है हमारे पास एक लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड
वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बोला ये ओ पॉइंट फिक्स है इसका, और ये आगे मुझे नहीं पता कितना दूर तक जा रहा है, और ये ए वेक्टर है, तो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, यानी लोकलाइज्ड वर्ड का मतलब एक वर्ड होता है फिक्स्ड वेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा उन्हें हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। अनदर एक वेक्टर होता है नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड से आप समझ ही सकते हो कि जिनका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स ना हो, फाइनल तो फिक्स है ही नहीं है, इनिशियल पॉइंट भी फिक्स ना हो, उनको हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब था कि वो फिक्स्ड है वेक्टर, कि उनकी मतलब हमें लिमिट्स पता है कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वो लोकलाइज्ड है। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं हो, कि उनको हम उनको फिक्स वेक्टर नहीं बोल सकते कि वो उनकी पोजीशन क्या है वो फिक्स है। ठीक है, फिर हम अनदर दो वेक्टर्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। देखिए ये वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पोजीशन वेक्टर का मींस क्या होता है, देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी 2 डायमेंशनल के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर जब वो अपनी पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हो, किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उस वेक्टर को हम बोल लेंगे आपका पोजीशन वेक्टर। देखिए अब मैं बोलूं कि OX जो मेरे पास वेक्टर है उसकी पोजीशन क्या है, उसका एक पॉइंट फिक्स है, लोकलाइज्ड है, क्या है वो, ओरिजिन। अगर उसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और वो ओरिजिन है, तो वो क्या होगा, वो आपको पोजीशन वेक्टर देगा, वो आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन खुद ब खुद डिस्क्राइब करेगा। पोजीशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमारे पास यहां ओरिजिन होता है, कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के इंक्लूडिंग में ही, जैसे मान लो मैं एक और पोजीशन वेक्टर बनाता हूं, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया सपोज y, और ये वेक्टर है हमारा b, इस पॉइंट को नाम दिया हमने OY। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये दो आपके पोजीशन वेक्टर हैं। OX, देखिए OX आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है और OY आपके पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। अब मैं आपको एक अनदर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मोशन वाले चैप्टर में आपको बहुत यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब समझते हो कि अगर कोई वेक्टर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपनी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो वहां पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। देखिए जैसे मैं आपको कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा x पॉइंट से कहां चला गया, y पॉइंट पे चला गया, x से y, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने क्या करा, OX वेक्टर मेरा चेंज हो रहा है कहां, OY की डायरेक्शन में, यानी x से लेके y तक ऑब्जेक्ट ने क्या करी है, डिस्प्लेसमेंट करी है। तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने बोला वेक्टर कहां से कहां तक गया था, x to y। x to y कौन सा वेक्टर है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और OX और OY क्या थे आपके, ये आपके पोजीशन वेक्टर्स थे, ये दोनों आपके पोजीशन वेक्टर्स थे। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज कर रहा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आपको एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स टू वाई। अगर मैं आपको इसी तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट लिखूं वाई एक्स वेक्टर, मैं आपको ऐसे लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को y टू x मूव कर रहा है, यानी जैसे x टू y और y टू x। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी AB वेक्टर इक्वल नहीं होगा किसके, BA वेक्टर के। कभी भी AB वेक्टर इक्वल नहीं होगा, यानी AB यानी कोई भी जनरल वेक्टर A टू B वो BA वेक्टर के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, मैंने आपको बोला AB वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, जो A से B की तरफ लाई कर रहा है, और ये वेक्टर B से A की तरफ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम है AB और BA वेक्टर का, लेकिन क्या डिफरेंस है, मेन इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस है। डायरेक्शन अपोजिट है, A टू B और B टू A, यानी X टू Y और Y टू X क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो ये वेक्टर आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऊपर वाली एरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस तरीके से उन डिजिट्स को लिख रहे हो उनको। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हो गई हैं वेक्टर्स की। फिर हम बात करते हैं आपकी, जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस टाइप से आपको रिजल्ट देता है। देखिए देखिए मान लो मेरे पास एक वेक्टर था AB वेक्टर, और मैंने उसको किसी लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। लैम्डा मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, और ए बी वेक्टर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो मेरे पास एक अनदर वेक्टर आएगा लैम्डा इंटू ए बी, ये मेरे पास जो एक नया वेक्टर आया, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, डायरेक्शन ए बी वेक्टर की रही, क्योंकि यहां भी ए बी वेक्टर है, सिर्फ उसका क्या इंक्रीज हुआ, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर था मेरा और मैंने लैम्डा से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर की लेंथ क्या हो गई, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया इसका, ये लैम्डा इंटू ए बी हो गया मेरे पास। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये लैम्डा की वैल्यू, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा आपका। ठीक है, और अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है, अगर आपको लैम्डा नेगेटिव मिल रहा है तो क्या होगा, अपोजिट कर देगा ये। जैसे मान लो अगर मैंने मल्टीप्लाई करा ए बी वेक्टर को माइनस ऑफ लैम्डा से, तो मेरे पास माइनस ऑफ लैम्डा इंटू ए बी हो जाएगा, यानी ये ए बी वेक्टर था, माइनस ऑफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और ये वेक्टर थोड़ा अपोजिट भी हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ लैम्डा इंटू ए बी कुछ इस टाइप से आ जाएगा, तो वहां मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यहां पे मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। माइनस सिंबल का मतलब है मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, लेकिन सिंबल सिर्फ डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर मल्टीप्लाई से, स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो किस अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर को अगर हमें क्या करना हो, ऐड करना हो, तो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप हमेशा एक बात को याद रखेंगे, कभी भी किसी भी वेक्टर को, जैसे आपको मैं एक वेक्टर की मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, अभी मैंने लैम्डा से बात करी थी आपकी, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए 2i माइनस जे प्लस 5k, और मुझे इस किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मुझे इस वेक्टर को ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे वेक्टर की मल्टीप्लाई होगी 2i माइनस जे प्लस 5k, ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे कंपोनेंट्स के साथ, यानी 4i माइनस 2j प्लस 10k। डिफरेंस क्या है इस वेक्टर में और इस वेक्टर में, डिफरेंस क्या है, ये ए वेक्टर का डबल हो गया, यानी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ए वेक्टर से डबल होगा, डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। ये मैंने आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब हम बात कर रहे हैं आपकी वेक्टर एडिशन के लिए, कि कब अगर आपके वेक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अगर हम बात कर रहे हैं अब वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जब कोई भी दो वेक्टर क्या करेंगे, ऐड करने होंगे हमें, तो किस तरीके से करेंगे। कभी भी किसी स्केलर टर्म को वेक्टर के अंदर ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर के अंदर सिर्फ वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो आप। तो वेक्टर एडिशन किन्हीं दो वेक्टर के लिए, मान लो सपोज मैं आपको सिंपल से एक जनरल टर्म बोलता हूं, कि अगर आपके पास किसी एक पॉइंट पे कोई दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एक ये वेक्टर लाई कर रहा है और इस एक पॉइंट पे इधर से भी एक वेक्टर लाई कर रहा है, यानी दो वेक्टर अगर किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो वहां पे उनका वेक्टर एडिशन होता है। और वो किस तरीके से होता है, उसकी हम कुछ केस स्टडीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो केस स्टडीज में सबसे पहला केस हम लेते हैं, when two vectors are parallel, जब दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब हो गया कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। यानी फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, और आपको क्या निकालना है, वेक्टर एडिशन। तो हम निकाल रहे हैं, हम एक यहाँ पे टर्म और यूज करेंगे, हम एक यहाँ पे रिजल्टेंट, हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। ये मैं आपको बताता हूं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होती है। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर वो वेक्टर होता है कि कोई इन दो वेक्टर के अलोंग हम एक ऐसा थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे जो इन दोनों के इफेक्ट को अकेला रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 50-50 ग्राम के 2 वेट्स हैं और मेरे पास एक 100 ग्राम का वेट भी है, और मुझे किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, और मैं क्या करूंगा, मतलब 100 ग्राम के वेट से मैं उसको मेजर कर सकता हूं अगर कंपेरेबल कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा वो जो जिससे हम मार्केट वगैरह में हम कुछ सामान लेने जाते हैं, तो वेट जो होता है हमारा वो कैसे होता है, अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के वेट से मेजर कर सकते हैं, यानी 50-50 ग्राम के 2 वेट्स और एक 100 ग्राम का वेट, यानी 100 ग्राम का वेट जो 50-50 ग्राम के वेट दोनों मिला के जो रिजल्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो 100 ग्राम वाला अकेला कर रहा है, तो वही वेक्टर होता है आपका रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट मतलब किन्हीं दो वेक्टर का वो रिजल्ट जो आपको इन्हीं दो वेक्टर का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वो किसी सी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट किसी अनदर सी वेक्टर के बराबर होगा, और अगर ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, इसको सेम पैरेलल लाइन में है, यानी 0 डिग्री एंगल है, तो ये जो सी वेक्टर होगा आपका वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा।
ध्यान रखिए आप इस बात को। मैंने आपको बोला जब कोई दो वेक्टर पैरेलल है ना तो आप जनरली उनको ऐड कर दो। ये वाली बात मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताई है जहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अगर कोई दो वेलोसिटी सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही थी तो हम उन दोनों वेलोसिटीज को क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सम कर रहे थे। देखिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, सम कर दिया जब दो वेक्टर क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री का। अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड करना हो तो मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो वेक्टर वाइज ऐसे लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो आप मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, यानी ये जो सी वेक्टर है ये वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ये ए और बी दोनों इंडिविजुअल मिला के कर रहे हैं ना, एड अप होने के बाद कर रहे हैं, वो टोटल इफेक्ट जो है वो आपका सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन क्या है, सी वेक्टर की है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा अगर दो वेक्टर पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो ये पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये पैरेलल हम इनको भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं ये वेक्टर। तो यहां पे तो भी एक सी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उनके रिजल्टेंट को। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया जब हम क्या कर रहे थे, जब दो वेक्टर पैरेलली लाई कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास जब दो वेक्टर पैरेलल लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम सेकंड केस स्टडी करेंगे, और सेकंड केस हमारा क्या है, सेकंड केस है हमारे पास, देखिए केस सेकंड है हमारे पास, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। जब दो वेक्टर्स क्या हैं आपके पास, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब होगा कि उनके बीच में एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल लाई करेंगे। देखिए अब दो वेक्टर क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, यानी कि मैंने आपको बोला एक वेक्टर अगर आपका ए इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और वो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा किस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको बोला था सी वेक्टर जो था ऊपर के केस में वो दोनों वेक्टर की सेम डायरेक्शन के लिए था, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करी थी। लेकिन यहां पे जो सी वेक्टर आएगा वो देखिए मैंने नॉर्मल मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड छोटा भी बनाया है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा बिगर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ना वो वेक्टर की डायरेक्शन हमारी इस मेन रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। यानी हमारे पास जो सी वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, जब हम ए वेक्टर के अंदर ऐड कर लेंगे क्या, माइनस ऑफ बी। अब मैंने ये ऐसा क्यों करा, आप ध्यान से देखिए, अगर ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये है तो माइनस ऑफ बी वेक्टर अगर मुझे बनाना हो तो माइनस ऑफ बी वेक्टर मेरा ये होगा। देखिए मैंने बोला था नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस करते हैं। अब देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ऑफ बी, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला केस हम लाई कर सकते हैं प्लस वाला, और देखिए हमने क्या करा, ए वेक्टर में ऐड कर दिया माइनस ऑफ बी, तो ये आ गया हमारे पास क्या, उसका मैग्नीट्यूड। अगर हमें इसका क्या निकालना है, अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी अगर इसके मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये उनका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ जाएगा, उनका वेक्टर आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर में। अब मैं आपको दोनों का केस बता देता हूं। मान लो जैसे एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, दो सेम डायरेक्शन के अंदर, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लाई कर रहे हैं, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, सेम एक ही पॉइंट पे ए पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, 10 + 5 यानी कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। ये जो वेक्टर आया, मैंने बोला दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे, और अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन ये ए वेक्टर है और 5 न्यूटन जो है वो आपका बी वेक्टर है, और इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू, यहां पे हम रिवर्स कर लेते हैं इस बात को, ये 100 वेक्टर मान लेते हैं, ये 100 न्यूटन मान रहे हैं, ये 50 न्यूटन, तो क्या होगा 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट 50 न्यूटन। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो आई थी 50 न्यूटन वाली वो तो सेम थी जो ए पॉइंट के लिए डायरेक्शन थी, लेकिन यहां पे डायरेक्शन जो ये 50 न्यूटन की आई है ना, ये जो डायरेक्शन आई है आपकी 50 न्यूटन, सी वेक्टर जो आपका 50 न्यूटन आया है, ये डायरेक्शन जो होगी आपकी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बड़े वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी ना वही वेक्टर आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। यहां पे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो सी वेक्टर आ रहा है आपका, ये वो इसकी डायरेक्शन सिर्फ वो डायरेक्शन होगी, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी जो बड़ा वेक्टर था आपका। तो अगर इसमें बड़ा वेक्टर ए था तो सी वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो देखिए आपका जो ये पर्टिकुलरली ये वाला जो केस है, देखिए 100 न्यूटन वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दो वेक्टर हैं ए और बी आपको दिख रहे हैं,
दो वेक्टर, ए वेक्टर आपका 1500 न्यूटन का है और बी वेक्टर आपका 50 न्यूटन का है, ए और बी, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर जो होगा हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसे आएगा, 100 माइनस ऑफ 50, कितना आएगा आपके पास 50 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ए वेक्टर हमारा कैसा है, बिगर वेक्टर है। तो देखिए आज हमने क्या करा, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के दो केस करे हैं, कल हम नेक्स्ट टाइम हम वेक्टर एडिशन को और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए और इसके अलावा आपके पास जो भी वेक्टर के हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम आगे यूज करेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं हम और प्रॉपर तरीके से। अगर कोई दो वेक्टर किसी अनदर 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल को छोड़ के किसी अनदर एंगल पे एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर लाई कर रहे हैं तो हम उनका वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम के अंदर आपको इस वेक्टर के कंप्लीट नोट्स और इसके अलावा आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी इन टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच।